नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। नाम है मनोज राजन त्रिपाठी। पेशे से पत्रकार हैं, इसी रूप में मैं इन्हें करीब 20 सालों से जानता हूँ। लखनऊ में रहते हैं और अभी ये मिलने आए हैं, साथ में एक तोहफ़ा लाया है। तोहफ़ा एक किताब है जिसका नाम है कोट काकोरी और ये किताब इन्होंने लिखी है। शायद ये उपन्यास है और इसके बारे में 2-3 दिनों से मैंने छिटपुट सोशल मीडिया पर सुना था, लेकिन आज ये मुझे तोहफ़े के तौर पर देने आए हैं। तो काकोरी का जिक्र हम लोग बचपन से इतिहास में सुनते पढ़ते आए हैं। काकोरी कांड के तौर पर आज़ादी की लड़ाई के पहले, आज़ादी लड़ाई के दौरान, देश आज़ाद होने के पहले जो क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटी थी और जिस ढंग से एक आगाज़ हुआ था उस क्रांतिकारी आंदोलन में, एक कहें आक्रोश का एक वो चेहरा दिखा था जिसे काकोरी कांड के तौर पर दर्ज करते हैं। तो हमने वही जाना, लेकिन यहाँ देखा मैंने कोड काकोरी, तो लगा क्या ये कोड काकोरी कुछ खास है क्या, क्योंकि कोड लगते ही कुछ इसमें रहस्य जैसा बोध हो रहा है। तो मनोज जी देने आए और मैं आपको पहले ही कह दूं, किताब मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि अभी अभी किताब मिली है। पढ़ूंगा तब जानूंगा इसमें क्या है। लेकिन इन्हीं से पूछता हूं कि एक पत्रकार ने एक किताब लिखी, तो ये उपन्यास है क्या है और ये कोड काकोरी क्यों है? चलिए अभी आप ही बताइए। और ये कहते हुए माफ़ी के साथ कि मैंने पढ़ी नहीं है। काकोरी कांड के बारे में जानता हूँ, इस किताब का प्रीमाइस क्या है, इसमें क्या लिखा गया मैं नहीं जानता। थैंक यू जी सर। किताब वास्तव में मैंने आपको अभी दी है, तो अभी आपने नहीं पढ़ी, बस बता रहा हूँ केवल आपको कि 1924 में नवाब काजिम ने काकोरी में, उस समय गवर्नर थे यूपी के सर स्पेंसर हरकोट बटलर, उनके लेफ्टिनेंट को बुलाया दावत पर और कबाब बनाए। वो जो कबाब बनाए गए, उन कबाब को खाते ही उसने डिनर छोड़ दिया क्योंकि कबाब सख्त बहुत थे। नवाब को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। नवाब तो यूँ भी आओ भगत में बहुत आगे रहते थे, तो छोड़ के चले गए। तो उन्होंने अपने रकाबदारों को बुलाया। रकाबदार मतलब एक होता है हमारा खानसामा, जिसको हम शेफ बोलते हैं, वो खाना बनाता है। रकाबदार होते हैं रेसिपिस्ट, वो तय करते हैं कि रसगुल्ला कैसे बनेगा, दाल में चावल मिला दो खिचड़ी हो जाएगी। उन्होंने तमाम रेसिपी खोजी और आखिरी में ये पाया कि उड़द की दाल कीमे में मिलाई जाती थी, बॉन्ड करती थी, तो कबाब सख्त होते थे। बहुत खोजबीन के बाद उसमें पपीता मिलाया गया। पपीते को गिलावट कहते हैं और उसी को गिलावटी कबाब कहते हैं। वो जब गिलावट मिलाया गया, पपीता मिलाया गया, तो वो लेफ्टिनेंट फिर आया डिनर पे और मुंह में रखते ही वो कबाब घुल गया। वो काकोरी कबाब हो गए। आप मेडिसिन स्क्वायर चले जाइए, दुबई, शारजा, दमपुख्त में चले जाइए, किसी रेडी वाले के पास चले जाइए, आपको काकोरी कबाब की रेसिपी मिलेगी। वो रेसिपी है काकोरी कबाब। 1924 1925 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद ने जो बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसने अंग्रेजों का खजाना लूटा। 8,000 रुपए के सोने चांदी के सिक्के थे। 127 लोग गिरफ्तार हुए। अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी हो गई। 27 लोगों को के आसपास लोगों को काला पानी हो गया। ये 1925 हो गया। अब काकोरी है क्या? ये दो चीज मैंने आपको गिना दी। काकोरी चिकनकारी का सबसे बड़ा केंद्र है पूरे विश्व के लिए। पटाखों की सप्लाई, पटाखे बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है नॉर्थ इंडिया के लिए। काकोरी से ही निकला है दशहरी आम जो पूरी दुनिया में जाता है। काकोरी में ही एक दरगाह है, कलंदर दरगाह, जो डिग्री देती है, सूफी है, 600 साल पुरानी है। ये काकोरी का प्रेमाइस है। और हमारी कहानी शुरू होती है 2019 में, जब पूरे देश में सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, कश्मीर से धारा हट चुकी है और एक नए तरीके का माहौल देश में है। ऐसे में ही मैं इस्तेमाल कर लेता हूं एक बेहद करप्ट और बेहद ही, हमारे उधर की लैंग्वेज में हरामी बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं, खतरनाक किस्म का एक इंस्पेक्टर है जो कानपुर से ट्रांसफर होकर 6 महीने पहले काकोरी आया है। उसके पिता का नाम फखरुल्ला खां है, जिन्होंने बड़े फक्र से काकोरी के सरफरोशों के नाम पर अपने बेटे का नाम अशफाक उल्लाह बिस्मिल रखा है। तो अशफाक उल्लाह बिस्मिल आते हैं काकोरी और यहाँ से काकोरी 30 दिन की कहानी है। एक छोटी सी चीज़ अगर आप चाहें तो फिर बता सकता हूँ आपको। इसके 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो शेफ है, कश्मीर श्रीनगर के ताज में काम करता है, वहाँ से लड़ाई करके आता है और काकोरी में ही, चूंकि उसका बाप भी वहीं तैनात है दरोगा, वहीं पर आके बर्ड्स एंड ब्लास्ट नाम का एक असली काकोरी कबाब का सप्लाई चेन चलाता है। दूसरा बेटा एस्ट्रोफिजिक्स में नासा में सेलेक्ट हो चुका है। वो एस्ट्रोनॉमिकल ग्रुप, जो ग्रहों नक्षत्रों पे जो पहाड़ मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, उनके नाम रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम के एक प्रोजेक्ट पर आया है काकोरी अपने ही बाप के पास। 2 बेटे, एक अशफाक उल्लाह बिस्मिल,
वही काकोरी का प्रमाइस, और उसी काकोरी में कबाब भी है, वही 8 डाउन एक्सप्रेस 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन भी है। हम फिर काकोरी आते हैं और एक बार काकोरी फिर दोहराया जाता है, वही है पूरी कहानी। नहीं, लेकिन ये समझाइए कि आप 2019 के बाद की जो परिवेश है उसको आपने शामिल किया, 1924-25 आप ले गए, 95 साल पहले ले गए जी, करीब तो हाँ 94-95 साल जी। पहले। तो उस समय को आज को कैसे दोनों पैरेलल कुछ इसमें कहानी चल रही है? अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद और रिपब्लिकन आर्मी, ट्रेन लूट, वो भी चल रहा है या क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं एक मतलब बिना पढ़े जो सवाल होते हैं कई बार वो मासूम से सवाल हो सकते हैं, इसलिए मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ ताकि दर्शक को भी पता चले। और बीच में ये भी बता दूँ, किताब छापी किसने है? वेस्टलैंड ने छापी। हाँ, तो ये दोनों कहानी, परिवेश, पटकथा और दो जो समय सीमा, कालखंड, दोनों समानांतर इसमें कुछ है? मैं 1 मिनट किताब आपसे ले सकता हूँ सर? ठीक पीछे वाले पन्ने की 2 लाइन पढ़ दूं मैं? ये जो पन्ना लिखा हुआ है, काकोरी अस्पताल के वार्ड में एक डेड बॉडी पड़ी है जो पूरी तरह काली पड़ चुकी है। लाश पर सोने चांदी के ब्रिटिश कॉइन्स पड़े हैं, हर सिक्के पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। कातिल ने लाश के सीने पर पीतल की थंब पिन से एक A4 साइज का कागज टैग कर दिया है जिस पर लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आखिर कातिल का इशारा क्या है? क्यों छोड़े उसने ये सुराग? पुलिस को क्यों चैलेंज कर रहा है कातिल? असल में ये वही विक्टोरियन कॉइन्स हैं जो 1925 के काकोरी कांड में लूटे गए थे। ये वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है जो 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई थी। तब मकसद था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बारूदी जंग छेड़ना और बारूद उगलने वाले हथियार खरीदने के लिए 9 अगस्त 1925 को ट्रेन रोककर काकोरी में ही लूटा गया था अंग्रेजों का खजाना। लेकिन 94 साल बाद अब क्या मकसद है, अब क्या इरादा है, किसके खिलाफ है ये जंग, और कौन है जिसने बनाया है कोड काकोरी? ये तो आप रहस्य कह के छोड़ दे रहे हो, मतलब इसमें आप टीजर कर रहे हो। ये टीजर ही है सर। तो थोड़ा और बताओ सर। बहुत कहानी तो नहीं खोलना चाहूंगा, हाँ, बट एक कैरेक्टर है और सारे कैरेक्टर है। एक अफजल है, एक अबराम है, एक तहव्वर खां है जो वास्तविक तौर पर काकोरी कबाब जिन्होंने बनाया था उनकी आखिरी पीढ़ी का बाशिंदा है। इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में हाँ, एक लड़की है हाँ, जो हिस्ट्री की टीचर है, हाँ, और वो हिस्ट्री की टीचर अपने ही कॉलेज के लिए, अपने ही स्कूल के लिए काकोरी कांड का एक प्ले करती है। और प्ले के बाद वो जो काकोरी बदलना शुरू होता है वो आपको ले जाएगा ये बताने के लिए कि लखनऊ की एक तहसील नहीं है काकोरी, एक कस्बा नहीं है काकोरी। काकोरी एक देश है, जो देश जमीन से लेकर आकाश तक है। और ये जितनी बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी बातें सच हैं, ये सारी कहानी सच है, इसके किरदार सच हैं। हमने इनको जोड़ा है, इतिहास, हिस्टोरिकल लेयर्स आपको इसमें मिलेंगी। ये कोई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि कोई थ्रिलर है क्या ये हिस्टोरिकल थ्रिलर है। अच्छा, अब मैं बीच में रोक रहा हूँ चूंकि अचानक किताब के पन्ने पलटे। ये पेज नंबर 134 है, दुर्गा शक्ति का जिक्र है। दुर्गा शक्ति IAS अधिकारी रही हैं यूपी में। DGP ब्रिजलाल एक कैरेक्टर है, ADG ब्रिजलाल थे शायद लॉ एंड ऑर्डर, अगर मुझे याद है। SSP शैलेश कृष्ण नाम है, तो एक कृष्ण करके SSP थे, वो भी मुझे नाम याद है। प्रज्ञा ठाकुर का आपने जिक्र किया इसमें, प्रज्ञा ठाकुर इस केस में सबसे डिफरेंट एंगल है। तो इसमें तो आपने कई ऐसे कैरेक्टर जो हाल के वर्षों में अलग अलग महकमे में या अलग अलग फील्ड में रहे, उनका जिक्र है। तो इन सब को कैसे, इतने लेयर्स को कैसे लेके चल रहे हो? सर, नामों का एक साइंस है कि जैसे वही बात है कि जैसे मुन्ना भाई तो ठीक लगता है, लेकिन गब्बर सिंह का नाम अगर टुर्री सिंह हो तो कैसा लगेगा? डाकू टुर्री सिंह। तो हम उस पर आए हैं। तो ब्रजलाल DGP थे, हमने ब्रजलाल कुलश्रेष्ठ बनाया है। शैलेश कृष्णा एक IAS थे और सीनियर IAS होकर रिटायर हुए, हमने SSP का नाम शैलेश कृष्णा रखा है। हालांकि उनसे और इनकी कोई बात नहीं, पर नामों के वजन की बात है। जैसे आप, मेरा नाम मनोज है, आपको आलू और भिंडी की तरह मनोज मिलेगा, लेकिन अगर आप गौर करें कि थोड़ा सा राजन साथ में लग जाता तो एक हल्का सा साथ में टमाटर और जुड़ जाता है, थोड़ा सा मजा आ जाता है। तो नामों पर खास रिसर्च की है, और किताब पर को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साइंटिफिक रिसर्च है। इसमें तमाम सारे वो पहलू हैं जो आज की पूरी जनरेशन समझेगी।
इसमें फेसबुक है, इसमें ट्विटर है, इसमें व्हाट्सएप है, इसमें इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। इसमें एवेंजर्स द एंड गेम भी है, इसमें थैनोस भी है, इसमें सेक्रेट गेम्स का गायतोंडे भी है। ये सारी चीज़ें हैं। इसका मैसेज मुझे उन 60% बच्चों को देना है, उन यंग ब्लड को देना है जो इस लैंग्वेज के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझ सके। इसीलिए नामों को वजनदार करना पड़ा, नामों को रिजेंबल करना पड़ा। प्रज्ञा ठाकुर भी अपने आप में एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन का भी इसमें पूरी तरीके से इस्तेमाल है। बस आप कहानी पढ़ेंगे, मुझे मालूम है आप पहला पन्ना शुरू करेंगे, आप आखिरी पन्ने पे रुकेंगे। अच्छा ये बताइए, मनोज राजन अच्छे किस्सा गो भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं शायद आप, जी लिखता और काफ़ी ललकारने वाली और झकझोरने वाली कविताएं भी लिखते हैं मनोज जी। और मीडिया में, टेलीविज़न की दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो साहित्यिक अभिरुचि के हैं, शेर शायरी में जिनकी दिलचस्पी है और साहित्यिक मिजाज के हैं। तो मनोज जी उस तरह के हैं। अब ये जो मैं अभी पढ़ने के बाद समझूंगा, राय बनाऊंगा, लेकिन 2014 के बाद जो देश में एक नैरेटिव है, एक नैरेशन है जिसमें मुसलमानों की स्थिति थोड़ी अलग है, कॉर्नर्ड है, एक बहुसंख्यक हिंदूवाद है, उस हिंदुत्ववाद के निशाने पर मुस्लिम हैं। अगर कोई अल्ताफ़ अगर मारा जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अल्ताफ़ है, लेकिन अगर कोई तिवारी मारा जाता है तो बहुत बवाल होता है। तो कहीं ये सब भी कुछ परिवेश है क्या? मैं बड़ा इनोसेंट सा सवाल पूछ रहा हूँ। है। आपको इस पूरी किताब का जो लास्ट डायलॉग होगा, जब आप उस पर पहुंचेंगे, जब आप अंतिम मतलब क्लाइमेक्स पे आप आएंगे, तब आप ये पाएंगे कि जो आप मुझसे कह रहे हैं, उस एक सवाल को जो हवा में सबसे ज्यादा तैर रहा है, हवा में कभी लगता है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, हवा में कभी लगता है कि स्मॉग ज्यादा है, कभी लगता है कि नहीं, जो ये सिग्नल्स हैं तमाम सारी कंपनीज के, तमाम सारे मोबाइल के, इनके सिग्नल्स ज़्यादा हैं, इससे कैंसर हो जाता है। लेकिन नहीं, इन सबसे ज़्यादा एक सवाल तैर रहा है। उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। जो सवाल आपने मुझसे किया है, उस अल्ताफ़ का भी सवाल मिलेगा, उस अबराम का भी जवाब मिलेगा, उस अफजल का भी जवाब मिलेगा, और उस फग्गन तिवारी का भी जवाब मिलेगा, उस अक्कू दलाई अन्ना जी का भी सवाल मिलेगा। और ये समझ में आएगा कि हाँ, जो बात आप कह रहे हैं वो परिवेश किस तरीके से बदला, लेकिन जो परिवेश बदला है, उस बदले हुए परिवेश को उस तरफ से कैसे बदलना है, इसका भी जवाब आपको इसमें। अब जैसे इसमें मैं कैरेक्टर देख रहा हूँ, अशफाकुल्ला, नसीम, नसीम पपी की तिवारी। मम्मी, हाँ जो भी है, अशफाक, तहव्वर, तहव्वर, राबिया बसर, जी मुस्लिम नाम इसमें काफ़ी दिख रहे हैं। जी जी जी। तो इसमें मैं थोड़ा ब्लंट होके पूछूं, मुस्लिम विक्टिम है या मुस्लिम की निष्ठा पर कोई संदेह पैदा किया गया कहीं, जैसा आज के दौर में हो रहा है? मुस्लिम कितना, निष्ठा मतलब देश के प्रति निष्ठा की बात कर मुस्लिम रहा हूं। इस देश के प्रति कितना निष्ठावान है, ये साबित करेगी ये किताब। इसमें राबिया बसर अगर किसी का नाम है, तो राबिया बसर उस महिला का नाम था जो इस पूरे विश्व की पहली इस्लामिक लेडी संत है, इसलिए उसका नाम राबिया बसर है। मेरे कैरेक्टर का नाम राबिया बसर है, पर मैंने यूं ही नहीं रख दिया। वो राबिया बसर जो मैंने बताया आपको, वो है पहली इस्लामिक महिला संत है, वो राबिया बसर है। और जिसका जैसा नाम उसका वैसा कैरेक्टर है। इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा। जो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें मुस्लिम नाम है, विक्टिम है, मुस्लिम क्या कर सकता है और मुस्लिम के लिए क्या किया जा रहा है, उसका परिवेश क्या है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, वो सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी। अब जैसे अशफाकुल्ला का नाम जब हम सुनते हैं ना, तो हमें काकोरी कांड भी याद आता है, और कैसे हंसते हंसते इन लोगों ने शहादत स्वीकार की, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं अशफाकुल्ला का नाम सुन के। और तब जब आज आप मुसलमानों को सामूहिक तौर पर देश विरोधी कहते हैं, तो हमें उस हामिद का भी नाम याद आता है, और ऐसे तमाम फौजी जवानों का, क्रांतिकारियों का नाम जहन में आता है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। तो ये मुझे नहीं पता कि इस किताब का परिवेश क्या है, बट अगर इसमें कोई किरदार अशफाकुल्ला है, तो किरदार वैसे ही अशफाकुल्ला की तरह देश के प्रति बहुत सजग और मतलब क्या बोले, ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्ध है। यही बात है। वही मैंने आपसे कहा कि मेरा कैरेक्टर अशफाकुल्ला है ही नहीं। मेरा कैरेक्टर अशफाकुल्ला बिस्मिल है। मेरे कैरेक्टर
के बाप ने या वालिद ने, उसके पिता ने, फखरुल्लाह, जो सरफरोशों को देखकर फक्र करता था, उसने अपने बेटे का नाम अशफाक उल्लाह बिस्मिल रखा, यानी अशफाक उल्लाह खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ये कंसाइज कंप्रेस करके एक नाम अशफाक उल्लाह बिस्मिल। तो ये बताएगा आपको कि आखिर बिस्मिल क्या है उसके साथ, और बिस्मिल के साथ अशफाक क्या है, और अशफाक और बिस्मिल की जोड़ी क्या है। ये पूरा नाम ही अपने आप में एक कंप्लीट कहानी है। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि बेहद करप्ट है। उसके कोई भौतिक और रासायनिक गुण अशफाक उल्लाह या राम प्रसाद बिस्मिल जी से नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको पूरी कहानी में, पूरी कहानी के एक एक कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। कहानी कहाँ से चली है, कहाँ खत्म है। मैं इतना जानता हूँ सर, आपके अंडर में इंस्टीट्यूशनली काम नहीं किया, लेकिन हमेशा आपके अंडर में काम किया। मैं जानता हूं कि आप इस किताब को पूरा बंद करने के बाद एक बार मुझे सिर्फ पीठ ठोकने के लिए बुलाएंगे। अच्छा, अब ये बताओ, नहीं वो तो जाहिर है आपने लिखा है तो अच्छी किताब होगी, और देख के मुझे जितने पन्ने अभी बातों बातों में पलट रहा हूँ, उससे मुझे लग रहा है कि इसमें आप कहें ना कहें सस्पेंस और थ्रिल तो ज़रूर है इसमें। कोट काकोरी क्यों नाम रखा आपने इसका? जी, इसमें वही बात है जैसे मैंने आपको पीछे से पढ़ के सुनाया कि एक बॉडी पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी है, और वो बॉडी पर एक A4 साइज का कागज टैग है, और उस पर लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके पूरी बॉडी पर सोने चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। सिक्के कौन से हैं? विक्टोरियन कॉइन्स। कौन से विक्टोरियन कॉइन्स? जो 1925 में लूटे गए थे, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें लूटे गए थे। उस काकोरी कांड में लूटे गए सिक्के अगर मिल रहे हैं, कागज पर अगर लिखा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी somebody is there who wants to tell कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फिर से कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, फिर से जिंदा है, चंद्रशेखर आजाद फिर वापस आ चुका है। और वो सोने चांदी के जो सिक्के लूटे गए, वो सबूत है इस बात का कि तुम्हारी जंग के खिलाफ हमारी जंग शुरू हो चुकी है। अभी आपने एक बात कही, मैं आपको बता दूं, मैंने उस लाइन को बदल दिया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल ना। मैंने वो कर दिया है उसको, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, और चल देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब फिर देखना है एक बार कि देखे कितना है कातिल के बाजू में, दम कितना है। और अब फिर हमारे अंदर सरफरोशी की तमन्ना है। वो क्यों है? क्योंकि कहानी में सस्पेंस है, थ्रिल है। मैं पूरी कहानी नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मैंने बहुत कुछ बताया। हाँ, मतलब ये जो होता है कथाकारों का कि वो चाहते हैं कि पूरी कहानी ना पता चले, सिर्फ आपको ट्रेलर का अंदाज हो ताकि आप किताब पढ़ें और उसके बाद समझने की कोशिश करें। मेरे हाथ में भी अभी किताब आई है, मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, मनोज जी का परिचय ये है जो 30 सालों से मीडिया में है, टेलीविज़न मीडिया में। इसी में मैं अभी देख रहा था, मैं जानता था 20-25 साल से, लेकिन ये 30 साल से हैं तो काफ़ी पके हुए हैं। और पत्रकारिता में मैंने शुरू में जैसा कि कहा, पढ़ने लिखने वाले लोग उस तरह से साहित्यिक अभिरुचि के लोग कम होते हैं, क्योंकि दिन रात की ज़िंदगी ऐसी होती है कि आप रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती हैं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, उसी में उलझे होते हैं। तो आपके भीतर साहित्यिक अभिरुचि उस तरह से पैदा नहीं होती। लेकिन शायद उस पीढ़ी के लोग हैं जिनमें वो अभिरुचि थी। लेकिन इसकी आखिरी लाइन है, मनोज राजन त्रिपाठी के इस किताब में थ्रिल है, सस्पेंस है, एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है। कहने का मतलब एक पूरी फिल्म का मजा है। तो क्या इस पर कोई फिल्म की भी बात कर रहे हैं? सब है, बात है, बस मैं केवल आपको कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है इसलिए नहीं वजह से नहीं बता पाऊंगा। हाँ। बट ईश्वर चाहेंगे तो सब, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, अच्छा लगा, बातों बातों में आए, और बातों बातों में ये तो किताब मुझे तोहफे के तौर पर देने आए। लेकिन जब इन्होंने इस किताब के बारे में मैंने पूछा कि किताब में ख़ास क्या है, तो इन्होंने 30, 40, 50 सेकंड जैसे ही सुनाया, मुझे लगा नहीं, जो भी बात हो अब कैमरे पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इतने दिलचस्प अंदाज में किस्सा गोई करना और कहना, तो मुझे लगा ये ऑन रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। ये जो विकीपीडिया बहुत जगह जिक्र है, विकीपीडिया गाड़ी के पुराने कागज़ और आरटीओ वाले इम्प्रेशन और बाकी दस्तावेज लेकर खड़ा था। विकीपीडिया को भी कोई कैरेक्टर बनाया है क्या आपने? विद्यासागर प्रजापति है। अच्छा। वो एक्चुअली क्या है कि ये काकोरी थाना है, और इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। हमने उसको काकोरियन लैंग्वेज कर दिया। मैंने लैंग्वेज के बारे में इसमें भी लिखा हुआ है बीच में। तो ये विद्यासागर जो है, ये साइबर सेल का सिपाही है। लेकिन साइबर सेल में करता क्या है? वो साइबर सेल में किसी के को ट्रेस नहीं करता। ये गूगल देखता है,
यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है वहां बैठ के। और चूंकि विकिपीडिया पढ़ने का इसको बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए इसका नाम विद्यासागर प्रजापति उर्फ विकिपीडिया है। इससे मिलने वाले भी कभी कभी आते हैं कि भैया विद्यासागर जी से मिलना है, तो बोले वो खुद ही कहता है विद्यासागर कौन है यहाँ पे भाई, कहते हैं साहब आप ही है विद्यासागर, आपका नाम विकिपीडिया इतना खुद रट गया है आपको। अच्छा। तो वो विकिपीडिया, इस विकिपीडिया का भी इस्तेमाल है। ये विकिपीडिया का जो कैरेक्टर है, ये आपको कहानी के बीच बीच में वो काकोरी बता देगा जो मैंने आपको शुरुआत में। हाँ, जैसे किसी का नाम लोग कहते हैं न्यूज़ रूम में, एक खबरी है, एक चैनल में मैं काम करता था, वहाँ 5-6 लोगों के लिए बोलती थी सीसीटीवी है, मतलब नजर रखते हो। तो ऐसे उस कैरेक्टर का नाम आपने विकिपीडिया रखा। आपको सर इसमें सब कुछ दिखा, इसमें सीसीटीवी चूंकि नाम लिया है। अच्छा। तो हमारा काकोरी का एक लोकल स्ट्रिंगर है, हाँ। उसके चैनल का नाम है सीसीटीवी न्यूज। अच्छा। तो वो आज हर खबर सीसीटीवी पे है, तो सीसीटीवी न्यूज का वो पत्रकार है वहाँ का। लेकिन अपने आप में एक अजीत सर है, एक अजीत अंजुम है, एक आशुतोष है, एक अर्नब है, जो भी आप समझ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो वहाँ के दरोगा कहते हैं कि सबको बुलाना, केवल मुन्नालाल पत्रकार को मत बुला लेना। तो लेकिन मुन्नालाल पत्रकार जब आते हैं तो झोले से सबकी आईडी निकालते हैं, सभी लोग उन्हीं से फीड मांगते हैं, क्योंकि लखनऊ में बैठा ब्यूरो चीफ तो स्टिंगर बेस्ड है, तो स्टिंगर से ही मंगाएगा, वो थोड़ा ना मौके पे जाएगा आपकी तरह। तो वो जब पहुंचेगा वहाँ पे तो हर चीज मुन्नालाल पत्रकार है वहाँ पे, और उसके चैनल का नाम सीसीटीवी। हाँ, देख लिया मैंने, मुन्नालाल पत्रकार, सीसीटीवी न्यूज़। अब ये बताइए आखिर में कि जैसे आपने लिखा है प्रज्ञा ठाकुर और राबिया बसर की आवाज़ छोड़ सुनकर दीजिए। बोगी में मौजूद छोड़ हर दीजिए किसी सर। के होश उड़ गए। इसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सस्पेंस खोल देंगे आप। अच्छा। इस कहानी का सस्पेंस। तो प्रज्ञा ठाकुर, इस प्रज्ञा ठाकुर से कोई रिजम्बलेंस है क्या? प्रज्ञा ठाकुर, कुख्यात प्रज्ञा ठाकुर, मैं उसको कुख्यात प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर जो आपने कुख्यात कहा वही तो परसेप्शन है। हाँ। वही परसेप्शन इस किताब, वो हकीकत है प्रज्ञा ठाकुर का, परसेप्शन है वही। नहीं हकीकत, लेकिन उसका वही है। वो हकीकत का जो परसेप्शन है वही है इसमें इस्तेमाल। अच्छा। वो जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आप आखिरी के 9-10 पन्ने पढ़ रहे हैं, वहाँ तो किताब खुल जाएगी पूरी। इसलिए मैंने आपसे तो कहा हम लोगों के साथ एक दिक्कत ये भी होती है, बहुत सारे लोग किताब शुरू से करते हैं। मेरी पुरानी आदत रही है शुरू से, मैं किताब के आखिरी 5 पन्ने पलटता हूँ, 5-7 पन्ने आखिरी पलटता हूँ, उससे अंदाज़ा लग जाता है। जैसे होता है ना, चावल में एक दाना ऐसे उठा के देखते हैं पका हुआ है कि नहीं, तो मैं आखिरी 5 पन्ने पलट के तब देखता हूँ हाँ इंटरेस्टिंग है। कई बार होता है कि आप पहले एक पन्ने को आप दरवाज़ा मानते हैं किसी किताब में दाखिल होने का, 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़ा, तब लगा नहीं इसमें दाखिल होना है, तो वही आखिरी 2-3 पन्ने और पहले 2 पन्ने। तो सही है, एक लेखक का कंसर्न यही है कि किताब में जो राज है, राज को राज ही रहने दो। सर तो पहला पन्ना भी उसका बड़ा ठीक ठाक बुलंद दरवाजा है। हाँ। वहीं से कहानी शुरू होगी और वहीं से आप उस दरवाजे में घुस जाएंगे। हाँ। मतलब 4 लाइन आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपको लगेगा अरे बाप रे बाप ये होने क्या जा रहा है यहाँ पे। वो पहला पन्ना है इस किताब का। पहली लाइन, एक पैराग्राफ आप पढ़ के सुनाइए दर्शकों लाइन। को तारीख के साथ। 18 जुलाई 2019 रात का करीब 2 बजा था। काले घने बादलों ने पूर्णमासी को अमावस में बदल दिया। बरसात तो करीब 2 घंटे पहले थम चुकी थी, लेकिन काकोरी लखनऊ हाईवे से सटे आम के बाग का पत्ता पत्ता बारिश से तरबतर था। दशहरी आम के घने पेड़ों से छनकर आ रहा अंधेरा और काला होता जा रहा था। बाग के अंदर आने वाली कच्ची पगडंडी पर कई जगह पानी भर गया था। मेढक की टर्रटर और झींगुर की झाए झाए के बीच ऑडियो सिस्टम पर फुल साउंड पर भोजपुरी गाना बज रहा था। तू लगा ले लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टाप लागेलू, कमरिया डोले लपालप, लाली पाप लागेलू। नशे में धूत काकोरी थाने का स्मैकिया सिपाही अंगद यादव बेसुरे सुर में ऑडियो ट्रैक के साथ गाना गा रहा था। गाते गाते अंगद ने जमीन पर पड़ी अपनी बंदूक उठाकर बाग के एक मजदूर के कमर में टिका दी और लोफुरों की तरह नाचने लगा। मजदूर भी बंदूक की नली पे अपनी कमर टिकाकर कमर हिला के नाचने लगे। तभी बाग के अंदर एक मोटरसाइकिल घुसी और नाचते गाते नशेबाजों से करीब 200 मीटर दूर आकर रुक गई। गीले घुप अंधेरे के पीछे से मोटरसाइकिल की हेडलाइट चमकी। हेडलाइट की चमक देखकर अंगद के पीले पीले गंदे दांत हंसी से खुल गए। पैंट की जिप पर हाथ फेरते हुए अंगद बोला, तैयार हो जा मेरे लल्लन टाप, आ गई तेरी लाली पाप, जीला टाप। और फिर सबके साथ नाचने लगा। हेडलाइट बंद हो गई। गाने के शोर में बहुत दबी दबी सी सिसकारियां सुनाई दे रही थी। छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। धीरे धीरे सिसकारियां चीखों में बदलने लगी। आवाजें सुनकर अंगद उतावला हुआ जा रहा था। धीरे धीरे आवाजें शांत हो गई। बाग की पगडंडी पर कई जगह भरे पानी की दूर जाती थप छप बता रही थी कि कोई लौट रहा है। मोटरसाइकिल फिर स्टार्ट हुई और हेडलाइट जली। अंगद नाचना गाना बंद करके लाइट की तरफ चलने लगा।
अंधेरे को चीरती हुई हेडलाइट की रोशनी सीधे अंगद के चेहरे पर पड़ रही थी। अंगद अपनी बंदूक वहीं छोड़कर पैंट की जिप खोलता हुआ उस तरफ चल दिया जिस तरफ से कुछ देर पहले सिसकारियां आ रही थी। बादल फिर बरस पड़े, आम के पत्तों पर मोटी मोटी बूंदों का शोर बढ़ने लगा और भीगी भीगी रात सुबह की तरफ चल दी। ये कहानी की ओपनिंग है। अब मैं 19 जुलाई की जरा सी ओपनिंग और कर दूं। 19 जुलाई 2019 सुबह के 8 बजे ही थे कि काकोरी में एक लड़की के रेप और मर्डर की जोरदार ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर शोरदार अंदाज में चल रही थी। काकोरी पुलिस को भनक तक नहीं थी, लेकिन लखनऊ में काकोरी क्राइम की खबर देख रहे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ब्रजलाल कुरशेस के व्हाट्सएप पर लड़की की नंगी लाश की वायरल फोटो भी चमक रही थी। डीजीपी ने लखनऊ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैलेश कृष्णा को फोन करके हड़काया और एसएसपी साहब ने काकोरी थाने के इंस्पेक्टर अशफाक उल्लाह बिस्मिल की मोबाइल पर ही खाल खींच ली। बड़े अफसरों की डांट फटकार और जहरीली लताड़ सुनते ही इंस्पेक्टर अशफाक उल्लाह बिस्मिल की जीप बिना ब्रेक लगाए सीधे 4th गियर पर लखनऊ काकोरी रोड के बगल में आम के बाग पर पहुंची। हेड कांस्टेबल त्रिपुरारी पांडे, सिपाही विद्यासागर प्रजापति और विकिपीडिया और 2-3 सिपाही मौके पर खड़े थे। जीप देखकर सभी दौड़े। अशफाक उल्लाह ने उतर के पूछा, क्या सिचुएशन है? यहाँ से ये कहानी है सर। ये लड़की की वो रात का वो सीन और इसके बाद इनका पहुंचना, यहाँ से ये कहानी शुरू होगी। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आजकल सिफारिश पे बहुत सारी नौकरियां लग जाती हैं चैनल्स में नौकरी। इसमें एक बार इंस्पेक्टर कहता है, अरे मुन्ना लाल तुम 2-4 महीने काम कर लो काकोरी में, फिर डीजीपी साहब से कह के तुमको किसी चैनल में एंकर बनवाते हैं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा टैलेंट जो है ना उसका शीघ्र पतन हो रहा है। इस तरह के डायलेक्ट है। मैंने आपको बताया इसमें सोशल मीडिया है, इसमें सब कुछ है। ये सीधे समझ में आएगी। ये साहित्यिक हिंदी कतई नहीं है सर। इसमें कोई अतएव तथा या वो सब कुछ भी नहीं है। इसमें वो टीवी में जो शब्द ऐसे भी हम लोग वर्जित करते हैं, द्वारा और द्वारा हेतु जैसे द्वारा, तो हम और आप जैसे बात कर रहे हैं सर, वैसी ये किताब है। इसका डायलेक्ट, इसका फ्रेज, इसकी हिंदी ही मेरे हिसाब से बेहतर, क्योंकि मैं हूँ बाकी। अच्छा, आखिरी सवाल जो शुरू में भी टुकड़ों टुकड़ों में आया, उस काकोरी से, काकोरी कांड से एक तरह से देखें तो उसका कोई ऐतिहासिक रिश्ता नहीं है। मतलब कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि उस काकोरी कांड के जितने किरदार थे, चाहे बिस्मिल, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे वो इसके किरदार नहीं है। हम लोग बहुत बार कहते हैं सर कि जो नए लड़के आए हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है। ये साले जानते ही नहीं है, नानी नहीं है, अब कहानी कौन सुनाएगा इनको। असल में हम में से किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई इनको बताने। मैं जिससे भी पूछा, मैंने 1.5 साल रिसर्च किया, एवरीबडी नोज अबाउट काकोरी कबाब, नोबडी नोज अबाउट काकोरी कांड। काकोरी कांड में इस नई पीढ़ी को कैसे बताऊं? फिर इतिहास पढ़ा के, फिर इतिहास बता के। तो मुझे एक मुन्ना भाई लोफर चाहिए जो केमिकल लोचा करके बताए कि गांधी जी क्या थे। वो उस अंदाज में मैंने ये कहानी पिरोई है। ये कहानी आपके मुताबिक काकोरी कांड का इतिहास नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है, सब वही है। बस काकोरी कांड को इस नई जनरेशन को याद दिलाने के लिए, उसको समझाने के लिए और अगले 100 साल उनके दिमाग में फिर से पैबस्त करने के लिए लिखी है। मैंने एक जिम्मेदारी समझी है, मैं आज की जनरेशन को बताऊं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या थी, MARZ 1895 का माउजर चंद्रशेखर आजाद ने क्यों इस्तेमाल किया था, विक्टोरियन काइंड्स क्यों थे, क्या थे अशफाक उल्लाह बिस्मिल, किसने लिखा सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में। हम आप जानते हैं सर, हम आप जानते हैं, बच्चे नहीं जानते। लेकिन हम आप जानते हैं बहुत, ये जो होता है कि सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखी, दरअसल उन्होंने नहीं लिखी, अजीमाबादी ने लिखी, बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिल्कुल। लेकिन आप विकिपीडिया पे भी पढ़ेंगे तो इन जनरल 99% लोग यही मानते हैं कि बिस्मिल ने लिखी। बिल्कुल ठीक है। इन लोगों ने बहुत सारी कविताएं लिखी है, लेकिन हाँ, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्लाह हो, इन्होंने ये जो अजीमाबादी का जो है कविता है, जो ये शेर है सरफरोशी वाला, इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी है। बिल्कुल जोड़ी, इसमें जोड़ी, हाँ, जोड़ी है, सही बात है। हाँ, ये जोड़ी है और अमर इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने गा दिया, वरना इसका कोई जिक्र नहीं होता। बस आप ये समझ लिए सर, ये काकोरी कांड को नमन है, पर आज के कई बार जो डायलॉग होता है ना, कौन उस शब्द को बोलता है, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। ये अनारकली को पृथ्वीराज कपूर के जुबान से उस पृथ्वीराज कपूर की फिल्म में आई, नहीं तो वो डायलॉग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो कौन बोल रहा है इस बात पर भी निर्भर करता है।
ये लेकिन फिर बता दूं सर, ये किताब आपको काकोरी कांड ही बताएगी और आप एक बार फिर समझेंगे कि 2000 मतलब आपके मेरा मतलब पाठक समझेंगे कि 2021 में एक बार फिर बताने की कोशिश की गई है कि नहीं, तब एक लार्जर इंटरेस्ट था। देश का हर कौम हर जात केवल एक चीज में लगी थी कि देश का आज़ाद कराना है। अब उस आज़ादी के बाद लार्जर इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वो ये। अब आज़ादी के बाद तो लार्जर इंटरेस्ट ये है कि एक एक्ट्रेस जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है, कल ही उनका वीडियो वायरल हुआ है, कंगना रनावत नाम है उनका, जिन्होंने कहा है कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली। 1947 के बाद की आज़ादी, 1947 के पहले 200 साल की वो लड़ाई, 1857 से लेकर वो तमाम लड़ाइयाँ, विद्रोह, बगावत, क्रांति, मौतें, फांसी, सब कुछ को नज़रअंदाज करके एक अभिनेत्री कहती है आज़ादी 2014 के बाद मिली। और उसी में इस काकोरी कांड का भी जिक्र आना चाहिए जब आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का भी, जो अल्फ्रेड पार्क में जिन्होंने जान दे दी। ऐसे तमाम आज़ादी के दीवाने परवाने जो सलाखों के पीछे रहे, जिन्होंने उम्र कैद की सज़ा भुगती, जिन्होंने फांसी भुगती, गोलियां खाई, वो सब दरकिनार हो जाते हैं अगर एक अभिनेत्री आकर कहती है आज़ादी तो 2014 के बाद मिली। लेकिन फ़िलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बहाने मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, कोड काकोरी आप ज़रूर पढ़ें, मैं भी पढ़ूंगा। मेरे पास किताब अभी पहली बार आई है। किताब की कीमत है 299 रुपये। 1 रुपये डिस्काउंट ऑफर कुछ किया है क्या 30 से बचने के लिए? नहीं सर, अमेजोन पे जाएंगे तो 232 230 में भी मिल जाती है किताब। चलिए, अमेजोन वेस्टलैंड ने छापा, अमेजोन पे ही है। और वेस्टलैंड की किताब है, आप ज़रूर पढ़ें। और देखिए, ये मैंने नया ऑफिस बनाया है और उसी में एक डेक है, और पहली बार यहाँ पर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मनोज राजन जी से कहें तो इसकी भी आज शुरुआत है, उद्घाटन है। कोशिश करूँगा कि ऐसी किताबें लिखने वाले तरह तरह की विधा के लोगों से भी ऐसी बातचीत और संवाद आप तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।